हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ सी टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। और ये टॉपिक आपका ऐसा है कि हर सी टेट के एग्जाम में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, इससे क्वेश्चन आने तय। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और समझना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत क्या है, उसके कंसेप्ट क्या हैं और उसके कितने स्तर हैं, उन्होंने किस तरीके से इसको बताया है। आज की वीडियो में हम इसको पूरा पढ़ेंगे और डेफिनेटली जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड। तो अगर आप सी टेट सितंबर 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसका मतलब ये है कि उनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी नागरिकता कहाँ की थी? अमेरिका की। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोहलबर्ग, और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत क्या किया है, दिया है। इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो जिन पियाजे की ही तरह इन्होंने स्टोरी टेलिंग का उपयोग किया है। जिन पियाजे भी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित अगर नैतिक विकास का सिद्धांत है किसी का तो वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का। तो इन्होंने भी क्या किया है कि जिस तरीके से जिन पियाजे ने बच्चों को कहानी सुनाई और उसके बाद प्रश्न पूछे, ठीक उसी तरह इन्होंने भी कुछ बच्चों को कहानी सुनाई। हिंज की कहानी सबसे ज्यादा फेमस है, और हिंज की कहानी सुनाई और उससे रिलेटेड उन बच्चों से प्रश्न पूछे, और बच्चों का जो उत्तर उन्हें मिला उसके अनुसार उन्होंने बच्चों की नैतिकताओं को बांटा और किस तरीके से उन चीजों को किया, आगे की वीडियो में हम समझने वाले। इनके से रिलेटेड ये क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने जो बच्चे इकट्ठे किए थे वो सारे बच्चे 10 से लेके 16 वर्ष की उम्र के बीच के थे। 10 से लेके 16, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 72 बच्चों का उन्होंने क्या किया था, 72 बच्चों को उन्होंने लिया था। बस उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने सिर्फ लड़कों को लिया था, लड़कियों को नहीं लिया था। और इसके लिए आगे चलकर उनकी क्या हुई, आलोचना हुई। और सबसे ज्यादा स्टोरी टेलिंग अगर उनकी फेमस है तो वो क्या है, हिंज की कहानी फेमस है। हिंज की कहानी फेमस है और उसके उत्तर पर इन्होंने चीजों को बताया, और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर बताए, 3 लेवल में इन्होंने बांटा, और हर लेवल के दो दो स्टेजेस इन्होंने बताई, दो दो अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो आइए समझते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को। बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को, तो इनके सिद्धांत को समझने से पहले हमको 3 पॉइंट, 3 शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है नैतिक दुविधा, यानी मॉरल डिलेमा। दूसरा शब्द है नैतिक तर्कड़ा, यानी मॉरल रीजनिंग। और तीसरा शब्द है नैतिक कार्यवाही। तीसरा शब्द क्या है, नैतिक कार्यवाही, मॉरल एक्शन। इन तीनों शब्दों को हमें समझना है कि ये तीनों शब्द क्या हैं और किस तरीके से ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है नैतिक दुविधा। हमारा पहला शब्द क्या है, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो नैतिक विकल्प हों, जैसे कि यक्स और वाई, दो नैतिक विकल्प है, और इन दोनों नैतिक विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए जो हमारे अंदर संशय उत्पन्न होता है कि किसको चूज करे, ए को चूज करे, बी को चूज करे, तो जो भी संशय उत्पन्न होगा हम विचार करेंगे उस पे, जो भी हमें दुविधा होगी उस समय,
वही क्या है हमारी नैतिक दुविधा है। वही क्या है हमारी नैतिक दुविधा है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे आप और आपके दोस्त दोनों लोग एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा हाल में बैठे हैं। आपके दोस्त को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके दोस्त ने उस क्वेश्चन के लिए आपसे मदद मांगी। अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, दुविधा में है कि ये काम सही है कि गलत है। अगर दोस्त की हेल्प नहीं कर रहे हैं तो दोस्त नाराज होगा, अगर दोस्त की हेल्प कर रहे हैं तो मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा जाऊंगा। तो इस दुविधा में आप फंसे हैं और इसी दुविधा को हम क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा कहते हैं। इन दोनों विकल्पों में हम संशय में फंसे हैं, दुविधा में फंसे हैं कि मदद करें कि न करें। मदद करें तो दोस्त के लिए अच्छा होगा और मदद न करें तो दोस्त के लिए बुरा होगा। अगर मदद करते हैं तो हम चीटिंग में पकड़े जाएंगे, मदद नहीं करेंगे तो हम सही फंसेंगे, हम सही रहेंगे। तो इस दुविधा में आप फंसे रहते हैं और यही समय, यही सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। आगे जैसा कि दिया है कि दोस्त की मदद करें ना करें, नियम का पालन करें ना बताएं, ऐसी दुविधा में आप फंसे रहते हैं। दूसरा है नैतिक तर्कड़ा, यानी मॉरल रीजनिंग। जब आपके पास दो नैतिक विकल्प उपलब्ध है, यक्स और वाई, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में उपलब्ध था कि मदद करें कि ना करें, तो आप संशय में फंसे थे। लेकिन संशय से फंसे हुए उससे आगे बढ़ते हैं और एक विकल्प का चयन करते हैं अपने तर्क चिंतन से। तर्क करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद आप एक विकल्प का चयन कर लेते हैं। आपने सोचा कि अगर दोस्त की मदद नहीं करेंगे दोस्त फेल हो जाएगा, तो आपने चयन कर लिया एक विकल्प का कि हमें दोस्त की मदद करनी। तो ये जो चयन करने का तरीका है अपने चिंतन से, अपने मनन से, वही हमारा क्या है, नैतिक तर्कड़ा है। वही क्या हमारा नैतिक तर्कड़ा, मॉरल रीजनिंग। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि दोस्त जो है, अगर आप अपने दोस्त की मदद करूंगा तो यह गलत होगा, दोस्त की मदद करूंगा तो यह गलत होगा, दोस्त नाराज हो सकता है, लेकिन ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमानदारी सर्वोपरि है। तो आपने इन दोनों में संचय करके आपने विकल्प चूज कर लिया कि ईमानदारी सबसे ऊपर, तो आपने एक विकल्प चूज कर लिया। तो आपके पास जब दो नैतिक विकल्प हो और उन दोनों में से किसी एक का चयन आपने किया अपने चिंतन और मनन से, वो हमारा क्या होगा, मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कड़ा। अगला शब्द है नैतिक कार्यवाही, मॉरल एक्शन। मॉरल एक्शन क्या होता है कि जब आपके पास दो विकल्प उपलब्ध है, आपने चयन कर लिया किसी एक विकल्प का और उसको अपनी कार्यवाही, अपने व्यवहार में उसको क्या कर दे रहे हैं, ला दे रहे हैं, उसे अपने व्यवहार में ला दे रहे हैं, तो यही क्या होगा, हमारा मॉरल एक्शन होगा। जैसे कि यदि आपने फैसला कर लिया कि अपने दोस्त को नकल करने में मदद नहीं करूंगा, और यदि इस परीक्षा के दौरान इस बात को अपनाया तो यह नैतिक कार्रवाई होती। आपने पिछले एग्जाम्पल में चयन किया था कि ईमानदारी सबसे सर्वोपरि है और आपने उसको अपनी नैतिक कार्यवाही में, अपने एक्शन में उसको ला दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नैतिक कार्यवाही, मॉरल एक्शन हो जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉरल डेवलपमेंट को समझने के लिए। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि जो मॉरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया, वो अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से दिया। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो लिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें इन्होंने बताया कि नैतिक जो सिद्धांत है, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए और हर सिद्धांत को इन्होंने 2-2 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बच्चों को हिंज की एक कहानी सुनाई। मैं भी आपको वो कहानी सुनाता हूँ। हिंज नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी किसी बहुत ऐसे रोग से ग्रसित रहती है जो उसको डेथ की तरफ ले जा रहा है। सपोज मान लीजिए कि वो
कैंसर से ग्रसित है और उसकी मृत्यु तय है कि उसकी मृत्यु होनी है, आज नहीं तो कल। इंज बहुत दुविधा में फंसा रहता है, इधर उधर से दवाइयाँ करता है, सही नहीं होती है उसकी पत्नी। उसे पता चलता है कि कुछ दूरी पे एक वैज्ञानिक है जिसने इस रोग का इलाज ढूंढा है और उसके पास वो दवाई है। इंज जाता है और क्या करता है कि उस वैज्ञानिक से दवा मांगता है। दवा मांगता है तो वैज्ञानिक को लगता है कि आसपास के क्षेत्र में किसी के पास इस रोग का इलाज नहीं है, मेरे पास है तो क्यों न मैं इसका फायदा उठाऊं। वो उस दवाई की कीमत का 10 गुना उससे कीमत मांगता है। इंज उस पैसे को दे नहीं पाता है, इंज दुविधा में फंस जाता है। इंज कहता है कि आप हमें दे दीजिए, मैं आपको बाद में कुछ पैसे दे दूंगा। मनोवैज्ञानिक मना कर देता है कि नहीं, मैं आपको दवा नहीं दे सकता। तो ही इसने इस दुविधा में फंसा है। और यही कहानी सुनाकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों से सवाल किए। बच्चों से सवाल किए कि क्या वो व्यक्ति जो उसने दवा बनाई वो सही है, हिंज दवा लेने गया वो सही है। और साथ के साथ हिंज क्या करता है, जब उसको दवा नहीं मिलती है तो वो जाता है एक दिन और उसके घर में घुस के दवा को चोरी कर लेता है। हिंज यहाँ कर देता है गलती। तो इसी गलती को बच्चों को बताते हुए लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे। पूछे कि क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया, क्या ये करना उचित है, क्या ये उचित नहीं है। इन तरह की चीजों से, सवालों के जवाब से उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो इनके नैतिक विकास का सिद्धांत है, 3 चरण हैं उसके और हर चरण में 2-2 अवस्थाएं। तो जो तीसरा चरण है इनका और उसकी जो अंतिम अवस्था है यानी छठवीं, उसमें इन्होंने बताया कि इस अवस्था में बहुत बड़े-बड़े महापुरुष आते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर अंबेडकर, इस तरीके के महापुरुष इस अवस्था में आते हैं जो अपनी परिस्थिति, अपने दुख और तकलीफों को छोड़कर किसी दूसरे के लिए क्या आते हैं, आगे आते हैं। तो इस अवस्था में पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, यह बहुत कठिन परीक्षा होती है। ओके, तो इन्होंने ये 3 सिद्धांत दिए और अपने अंतिम अवस्था में इन्होंने बताया कि इस अवस्था में पहुंचने के लिए उस व्यक्ति का जो नैतिक मानवता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके, तो आइए समझते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के पहले चरण को। पहला चरण है पूर्व परंपरावादी यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसके 2 स्टेज हैं और इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता नहीं पाई जाती। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, पहली अवस्था ए और दूसरी अवस्था बी। पहली अवस्था ये दंड या आज्ञा पालन, पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज। इसमें इन्होंने बताया कि कुछ भी गलत सही नहीं है। बच्चे इस चीज को मान के चलते हैं कि कुछ भी गलत सही नहीं है, जिसके लिए दंड मिलता है बस वही गलत है। बच्चे सोचते हैं कि कोई भी काम कर सकते हैं आप, लेकिन जिसके लिए आपको दंड मिले वह काम गलत है। जैसा कि उन्होंने हिंज के कथन में, हिंज की कहानी में बच्चों से पूछा कि क्या हिंज ने जो किया वो सही किया। तो बच्चों ने कहा कि, कुछ बच्चों ने कहा कि सही किया, कुछ बच्चों ने कहा गलत किया। कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ भी सही गलत नहीं होता है, जिसके लिए दंड मिले, जिसके लिए मारपीट मिले, जिसके लिए डांट सुनने को मिले, वो चीज गलत है। हिंज ने ऐसे किया तो उसको डांट सुनने को मिल सकती है, तो ये चीज गलत है। तो बच्चे इस तरीके का जवाब दिए। तो पहला स्टेज है नैतिक विकास का, दंड या आज्ञा पालन, पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज। इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। बच्चे सही गलत का फर्क नहीं जानते, बस वो जानते हैं कि जिस चीज के लिए हमको मार मिले, जिस चीज के लिए हमको डांट मिले, वो काम करना क्या है, गलत है। दूसरा इन्होंने बताया यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स मॉरलिटी। इसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई काम गलत भी है तो, बच्चों ने एक जवाब दिया कि कोई भी काम गलत है तो उसे कर देना चाहिए अगर उसमें अपना फायदा हो तो।
कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि हिंज ने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि डॉक्टर उसे दवा दे नहीं रहा था, उसने चोरी कर ली, उसे दवा मिल गई, उसकी बीवी बच जाएगी, तो उसके लिए तो ये फायदे का सौदा है, तो हिंज ने जो किया वो अच्छा किया। तो कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया। इन दोनों अवस्थाओं में आप देखेंगे कि नैतिकता नहीं है। पहली अवस्था में नैतिकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ भी गलत सही नहीं होता है, जिसके लिए आपको डांट मिले वो गलत है। दूसरी अवस्था में बताया जा रहा है कि अगर आपका फायदा हो तो उस काम को कर देना चाहिए। यहाँ भी नैतिकता नहीं दिखाई जा रही है कि सही है कि गलत है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर आपका फायदा है तो सही। तो ये दो अवस्थाएं हैं उनकी पहले चरण से, पूर्व परंपरावादी प्री कन्वेंशनल स्टेज से ये दो अवस्थाएं हैं। एक है दंड और आज्ञा पालन और दूसरा है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, इंस्ट्रूमेंटल रिवेलेटिज्म मोरालिटी। आइए इनके दूसरे चरण पे चलते हैं। दूसरा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया परंपरावादी स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा सही और गलत का फैसला समाज से, परिवार से और कानूनी नियमों से सीख कर लेता है। बच्चे को अगर उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो वो उस चीज़ को मानता है कि नहीं, हाँ ये कहानी या ये नियम कानून बड़े लोग बनाते हैं, ये क्या है, ये सही है। ठीक है, परिवार से, समाज से उसे सही और गलत का ज्ञान मिलता है और इस चीज को वो क्या करता है, पालन करता है। तो इस तरह की अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, दूसरी अवस्था में होते हैं परंपरावादी स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पहला जो लेवल है, पहला जो स्टेज है वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी काम को ये सोच के करना शुरू कर देते हैं कि इस काम को करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, तारीफ मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, तारीफ मिलेगी। इस काम को करना उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि उनकी प्रशंसा होगी, उनको तारीफ मिलेगी। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था इसीलिए कहा गया है कि वो किसी काम को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि तारीफ मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहा है और उसे रोड क्रॉस करने में तकलीफ हो रही है, तो कोई बच्चा दौड़ के जाता है और दादा को इसलिए या दादी को इसलिए रोड क्रॉस कराता है कि अगर मैं रोड क्रॉस कराऊंगा और आसपास के लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे कि कितना संस्कारी, कितना नैतिकपूर्ण लड़का है, इसके परिवार वालों ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। तो वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए वो इस काम को कर रहा है, इस उद्देश्य से कर रहा है। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था है। और दूसरा इन्होंने बताया कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति नियम और कानून का पालन करना अपना कर्तव्य मानता है। इस अवस्था में जो बच्चे आते हैं या फिर जो भी व्यक्ति आते हैं वो नियम कानून को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर जा रहा है और रेड लाइट जली तो रोड क्रॉस ना करके रुक जाता है, वो नियम और कानून का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। वो नियम और कानून का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बच्चे अपने समाज से, नियम कानून से और परिवार से नैतिकता सीखते हैं। तो दूसरी अवस्था जो है नैतिकता की, वो यही सिखाती है कि जो नैतिकता हमारे अंदर आती है वो हमारे परिवेश से आती है, हमारे समाज से आती है और कानून व्यवस्था से आती है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। अगर रेड लाइट एरिया पे ये कानून ना हो कि रेड लाइट एरिया आप क्रॉस करेंगे तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, तो लोग रेड लाइट जब जले तो लोग रुके ही नहीं। तो ये कानून बनाया गया है, कानून बनाया गया है कि आप जब बाइक चलाएंगे तो आपको हेलमेट पहनना है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, और आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन दी जाएगी। तो ये कानून बनाया गया है और इसको लोग फॉलो कर रहे हैं, हेलमेट पहन के चल रहे हैं। तो ये नैतिकता हमारे अंदर कहाँ से आई, ये कानून से आई, हमारे समाज से आई, हमें हमें परिवार से मिली। ओके, तो दूसरे स्तर की नैतिकता बच्चे कहाँ से प्राप्त करते हैं, समाज से प्राप्त करते हैं, परिवार से प्राप्त करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। ओके, आइए इनके तीसरे और अंतिम स्टेज पे चलते हैं। इन्होंने तीसरा स्तर जो बताया मॉरल डेवलपमेंट का, उसमें इन्होंने बताया उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज में जो हमें नैतिकता आती है वो न्याय,
मानवता और नैतिक सिद्धांतों के आधार पे हमारे अंदर नैतिकता आती है। हम यहाँ पे नैतिकता के एकदम परे, एकदम सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। नैतिकता हमें मिलती है कि न्याय और सही, हमारे अंदर नैतिकता देती है क्या गलत है क्या सही है, इस चीज को हम मानने लगते हैं। ठीक है, अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर। इसमें इन्होंने जो पहला चरण बताया वो बताया सामाजिक अनुबंध व्यवस्था, यानी सोशल कंट्रैक्ट स्टेज। व्यक्ति मानता है कि कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलाव भी किया जा सकता है, उन्हें बदला भी जा सकता है। कानून जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज एकत्रित रहे और सुचारू रूप से चल सके। लेकिन जब कानून व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई महसूस करने लगे तो हमें उस कानून व्यवस्था को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो पांचवी नैतिकता में हमें यही नैतिकता हमें मिलती है कि जो भी कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था है, अगर वह समाज को चलाने में असक्षम है, समाज को तकलीफ दे रही है, तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। सबसे अंतिम नैतिकता और तीसरे उत्तर परंपरागत स्तर की दूसरी नैतिकता जो सबसे ऊपर है वह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सत्य, न्याय और मानवता के लिए खड़ा होता है। अपनी सभी दुखों तकलीफों को छोड़ के अपने होने वाले परिणाम, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उससे उसे किस तरीके का परिणाम झेलने को मिलेगा, इन सारी चीजों को छोड़ के वो क्या करता है, सत्य क्या है, न्याय क्या है और मानवता क्या है, इन चीजों के लिए खड़ा होता है। और वह अपने आने वाले परिणामों की चिंता नहीं करता। जैसे महात्मा गांधी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। वो क्या है कि उन्होंने सत्य के प्रति उन्होंने क्या किया, सत्य अहिंसा इस चीज का नारा दिया और उन्होंने इसको पालन भी किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत कठिनाई वाली बात। इसको पालन करना बहुत ही अपने आप में अत्यंत है और महात्मा गांधी ने उस चीज को किया। उन्होंने न्याय की बात कही, न्याय सबके लिए बराबर हो और मानवता को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने क्या किया, मानवता को सबसे ऊपर रखा। उसी तरह अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच जिस तरह के मतभेद चल रहे थे उनको दूर किया। अपने आने वाले परिणाम, अपनी कठिनाइयों को छोड़ के उन्होंने मानवता को सबसे ऊपर रखा। उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस चीज को फॉलो किया। उन्होंने भी समाज की कुरीतियों के प्रति लड़ाई लड़ी, उन्हें तकलीफें सहनी पड़ी, यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने मानवता और न्याय को सबसे ऊपर रखा। तो इस सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में जो भी नैतिकता जिस तरीके के व्यक्ति आते हैं वो बहुत ही महान महापुरुष होते हैं। तो इसलिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि जो महानतम पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो उनके छठवें चरण में आते हैं। उनकी नैतिकता छठवें छठवें चरण की नैतिकता में आती है। ओके दोस्तों, तो ये रही आपके मॉरल डेवलपमेंट की पूरी कंसेप्ट थ्योरी। ये थ्योरी अपने आप में संपूर्ण है नहीं, इस थ्योरी की भी कुछ आलोचनाएं हैं, आगे देखेंगे। तो इसकी आलोचनाएं की हैं एक महिला मनोवैज्ञानिक हुई हैं कैरोल गिलगिन। इन्होंने इसकी आलोचना की। पहली आलोचना इन्होंने ये की कि इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत पुरुष प्रधान है। यह सिद्धांत पुरुष प्रधान है क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो 72 बच्चे इस प्रयोग के लिए लिए थे, सारे के सारे बालक थे, सारे के सारे मेल थे। इसलिए इन्होंने कहा कि यह पुरुष प्रधान क्या है, पुरुष प्रधान होने का आरोप लगाया, इसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये उन्होंने इसकी सबसे पहली आलोचना उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कैरोल गिलगिन मानती हैं कि पुरुष की नैतिकता न्याय यानी जस्टिस होती है। व्यक्ति सबसे पहले न्याय देखता है जो पुरुष है, लेकिन महिला की जो नैतिकता है वो क्या है, देखभाल, केयर। पुरुषों में न्याय प्रधान होता है और महिलाओं में केयर या देखभाल प्रधान होती है। तो
तो इसलिए आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों में नैतिकताएँ इस तरह की रहेंगी। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग के अनुसार उन्होंने कहा कि सभी चरण सार्वभौमिक हैं, अर्थात दुनिया की सभी संस्कृतियों पर लागू होते हैं, जो कि संभव नहीं। ये चीज़ संभव नहीं है और ये इनकी आलोचना है कि हर संस्कृति में इस तरह की चीज़ें, इस तरह का नैतिक विकास नहीं होता है। अगर हमारा अगर संस्कृति की बात करें तो जब बच्चा रहता है तो उसके परिवार वाले उसे सिखाते हैं कि जीवों की हत्या करना पाप है, बुरी बात है। और बच्चा बड़ा होता है, इस चीज़ को फ़ॉलो करता है और जब कभी वो किसी आर्मी क्षेत्र या सैन्य क्षेत्र में चला जाता है, तो किसी दुश्मन को मारना उसका वहाँ पे कर्तव्य हो जाता है। वहाँ पे इस चीज़ को उसको बदलना पड़ता है कि जीवों को मारना पाप है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यह जो नैतिक विकास का इनका सिद्धांत है, ये सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू होता है। परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, हमारी नैतिकता बदलती है। वहाँ पे उसकी नैतिकता बालक की थी कि जीवों को मारना पाप है, लेकिन बाद में उसकी नैतिकता बदलती है। उन्होंने ये सोचा कि हमें अपने देश की रक्षा करना है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और हमें ये दुश्मन है मेरे देश का, तो हमें इसे मारना पड़ेगा। तो ये सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता, अर्थात ये सार्वभौमिक संस्कृति पर लागू नहीं होता। चौथा इनकी आलोचना है, इन्होंने कहा कि नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है, जो कि हमेशा संभव नहीं हो सकता। आप तर्कड़ा कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का चिंतन करके चयन करने की कोशिश कर रहे हैं और चयन को फिर कार्यवाही में लाना हमेशा संभव नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपके कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के अगर आप कंटेंट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के सीडीपी मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक लाएंगे जो आपके सीटेट सितंबर 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।